वेलकम फ्रेंड्स, एम्स इन्फॉर्मेटिव्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सर बीपीएससी मेंस में आप लोग को पता है कि जो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 होता है आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए मैंने 7 प्रश्नों की एक सूची आपको बताई जिसको आपको तैयार कर लेना है। ऑलमोस्ट आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 114 नंबर का। उसी के तहत आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं पाल कला का मॉडल आंसर। जी हाँ, कला सेक्शन में मौर्य कला और पाल कला इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो आज आपके लिए पाल कला का मॉडल आंसर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप देखिए कि किस तरह से इंट्रो लिखते हैं, मिडिल पार्ट कैसे लिखते हैं और कैसे आपको फिर निष्कर्ष लिखा जाता है। आप इसको देख लीजिए, फिर अपने सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक मॉडल आंसर है। तो सबसे पहला है कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अमूमन बीपीएससी जब भी पूछती है तो एक क्वेश्चन एक भाग ये पूछ देती है, फिर इसमें एक थोड़ा सा टेल जोड़ देती है, बिहार पर उसका क्या प्रभाव या धर्म पर उसका क्या प्रभाव, इस तरह से वो पूछती है। लेकिन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए आइए, तो पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमको इंट्रो लिखना है। इंट्रो में क्या लिखा गया है कि कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। भारतीय कला परंपरा में बिहार के 9वीं से 12वीं सदी में विकसित पाल कला का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल कला ने मौर्य कला से विकसित कला को निरंतरता एवं विस्तार दिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित और प्रसारित किया। एक छोटा सा इंट्रो हो गया, कला के बारे में हमने पहले बताया और उसके बाद पाल कला का भी दे दिया। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं पाल कला जो है, मतलब जब भी आपको क्वेश्चन लिखना हो, खासकर नए स्टूडेंट से बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप इंट्रो 2-3 लाइन दे, ठीक है ना। इंट्रो कि हम क्या बोलने वाले हैं, तब जाकर के मुख्य बिंदु पर आते हैं। अभी नहीं कि 1-1.5 पेज इंट्रो में ही खत्म कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना 4 लाइन 5 लाइन इंट्रो कर सकते हैं। पाल कला की पाल कला विकसित कला की निम्न विशेषताएं हैं। अब पाल कला को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा बता दिया कि इसके अंतर्गत स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है और चित्रकला है। स्थापत्य कला में भी हमने दिखा दिया है कि महाविहार है, चैत्य है, स्तूप है, मंदिर है। फिर और मूर्ति कला में हमने दिखाया है कि कांसे की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। पाल कला में कांसे की मूर्ति प्रमुख होती थी। उसके बाद चित्रकला में आपको पांडुलिपि और भित्ति चित्र। अब जब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बता दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इनके पास इतनी नॉलेज है कि वो इन चीज़ों को वर्णन करने वाले हैं। तो एक यहाँ से ओवरव्यू आ गया कि ये स्टूडेंट आगे क्या क्या लिखने वाला है। अब आपको इसको प्रत्येक चीज़ को यहाँ पे जितना आपने दिखाया है सबको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्थापत्य कला की बात की जा रही है। तो स्थापत्य कला, पाल कला के दौरान धार्मिक एवं निवास दोनों स्तर पर कला का विकास हुआ। इसके अंतर्गत निम्न कलाकृतियों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। पहला है महाविहार। इसका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास एवं शिक्षा केंद्र के लिए किया गया। महाविहार की संरचनात्मक विशेषताओं में खुले आंगन, आंगन के पीछे बरामदा, बरामदा के पीछे कमरे, 2 मंजिल कमरों पर जाने हेतु सीढ़ियां तथा पक्की ईंटों का प्रयोग शामिल है। उदाहरण उदंतपुर विश्वविद्यालय जो गोपाल के द्वारा निर्मित है। और आपको पता है उदंतपुरी कहाँ पर हो जाएगा, तो बिहार शरीफ में हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा है और सोम विहार आपको धर्मपाल के द्वारा विकसित है। तो इसमें देख लीजिए, इसका एक उन्होंने एक डायग्राम भी दिया है। तो ये सब थोड़ा सा आपको 1 नंबर 2 नंबर आपको ऐड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी यदि जहाँ पर भी पॉसिबल हो, जो वांछित हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाइए महाविहार पालकालीन, बीच में दिखाया गया है कि खुला आंगन है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है ये कमरा है, यहाँ पे दिखाया गया है सीढ़ियाँ है और यहाँ पे दिखाया गया बरामदा। तो इस तरह से आप जो है इसको एक जो ओवरव्यू दे सकते हैं ताकि आपको 1-2 नंबर दूसरों से अलग मिले, ठीक है। यही 1-2 नंबर आपको मेरिट डिसाइड और सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाविहार के बाद अब चैत्य की बात की जाती है। पालकालीन कलाकृतियों में चैत्य का निर्माण भी किया गया है जो बौद्ध मंदिर तथा बौद्ध पूजा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। चैत्य की परंपरा जो है प्राचीन थी। पाल कला के दौरान इसका अत्यधिक विस्तार हुआ। चैत्यों का निर्माण बड़ी संख्या में पाल शासकों द्वारा करवाया गया। इसके कई प्रमाण बिहार के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो चैत्य हो गया। अब देख लेते हैं स्तूप के बारे में क्या किया है, क्योंकि हमने जितना भी वहाँ पर डायग्राम में दिया था सबको करना है, ठीक है ना। स्तूप के बारे में बताया गया कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र का प्रतीक है। पाल कला में कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूपों की संरचना को और व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। स्तूपों की संरचना को और व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया, ठीक है ना। स्तूप आपको पता था कि मौर्य कला में भी था, लेकिन पाल कला में और उसको व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया गया है। स्तूप की संरचनात्मक विशेषताओं में अर्ध चंद्राकार गुंबद, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ और हर्मिट इत्यादि है। अब इसको देखिए, स्तूप के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये थोड़ा सा और आकर्षक लग रहा है यहाँ पे कि आप जो बता रहे हैं उसका एक डायग्राम बना रहे हैं। तो अब एग्जामिनर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छा वो यहाँ पे डायग्राम देख लेगा, ठीक है ना। और उसको आराम से देख करके आप पता चल जाएगा और ज़्यादा आपको नंबर भी देगा, ठीक है ना। यहाँ पे बता दिया कि हर्मिट है, यहाँ पे ये गुंबद है, यहाँ पे ये चबूतरा है, यहाँ पे प्रदक्षिणा है, यहाँ पे वेदिका है, यहाँ पे तोरण द्वार है। तो इस तरह से ये स्तूप का चित्र हो गया। आगे देख लेते हैं मंदिर। मंदिर में यद्यपि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उन्होंने मंदिरों का भी निर्माण कराया। पालकालीन मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते थे। आपको पता नहीं 3 शैली थी, एक था आपको
मतलब कि द्रविड़, नागर वेशर, तो नागर शैली का ये प्रतिनिधित्व करती थी। उदाहरण कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर और विष्णु पंडित मंदिर गया, ठीक है ना। अब आइए मूर्ति कला। पाल कला के दौरान मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस दौरान कांसे का पत्थर की मूर्तियां बनाई गई। पाल कला की यही सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी कांसे की पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां। ये मूर्तियां पाल कला की सर्वश्रेष्ठ कला के ऊपर उपलब्धि है। इसका निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता था। इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता पाई जाती थी। नालंदा के धीमन और बिठवाल, ये जो चित्रकार हैं, इसका नाम तो निश्चित रूप से आप जिक्र कीजिएगा, धीमन और बिठवाल, ठीक है ना। इसके प्रमुख शिल्पकार थे। इन मूर्तियों की तुलना चोलकालीन कांसे की नटराज की मूर्ति से की जाती है। कांसे की मूर्तियों में कई प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण हुआ, जिसमें बौद्ध, बोधिसत्व, विष्णु, बलराम आदि प्रमुख है। ये मूर्तियाँ नालंदा, कुकड़ीहार, गया, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त हुए हैं। तो जगहों का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, तो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे। अब आइए पत्थर की मूर्ति। इसका निर्माण जो है काले बेसाल्ट पत्थरों से किया जाता था, जो संथाल, परगना तथा मुंगेर से प्राप्त किए जाते थे। इन मूर्तियों में भी अलंकार पर ध्यान दिया गया है, मतलब छोटा छोटा सबको कर देना है, देख लीजिए। और ये जो कॉपी दिखा रहा हूँ, ये बाकायदा टाइम बाउंड में 22 से लेकर के 25 मिनट के बीच में लिखा गया है, तो आपको टाइम का भी यहाँ पर ध्यान रखना था। इनिशियल स्टेज में आपको, चलिए ठीक है, चूँकि सीख रहे हैं पहली बार, तो टाइम बाउंड उतना डिपेंड नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आपके पास जितना नॉलेज है उसको कितना शॉर्ट और प्रिस्क्राइब में टू द पॉइंट लिखे कि हमको 22 से मैक्सिमम 25 मिनट में लिख लेना है एग्जामिनेशन हॉल में। अब आइए चित्रकला की बात करते हैं। तो चित्रकला के भी विभिन्न रूपों का विकास पाल वंश के दौरान हुआ था, जिसमें पांडुलिपि और भित्ति चित्र प्रमुख है। अब पांडुलिपि की बात करते हैं, तो ये मुख्यतः ताम्र पत्रों पर बनाए जाते थे, जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। इन चित्रों में जो है आपको काला, लाल, नीला, सफ़ेद के साथ हरा रंग एवं बैंगनी रंगों का भी प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए आपको क्या है, अष्टसहर्षिक, प्रज्ञापरमिता एवं पंचरत्न हैं, जो वर्तमान में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज संग्रहालय में संरक्षित है। और है आपको भित्ति चित्र। ये मुख्यतः दीवारों, गुफाओं आदि के चित्रण के लिए बनाए जाते थे। इसमें फल, फूल, पशु, मानव और ज्यामिति का भी प्रतिनिधित्व होता था। अब आइए इसके प्रमुख उदाहरण हैं आपको सराय किला नालंदा से प्राप्त एक तख्ती पर महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते चित्र प्रदर्शित किया गया है, जो कला के साथ साथ मानवीय मनोवृत्ति को भी दर्शाता है, ठीक है ना। इस प्रकार उपरोक्त, अब देख लीजिए, उन सब का वर्णन करने के साथ एक तरह से निष्कर्ष यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। यह निष्कर्षता भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, निष्कर्षता लिख सकते हैं या समग्रता लिख सकते हैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक निष्कर्ष है, भले ही आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं निष्कर्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये निष्कर्ष है। इसको एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप जो लिख रहे हैं वो निष्कर्ष क्या लिख रहे हैं, तो ये निष्कर्ष ही है। यहाँ पे आप निष्कर्षता भी कर सकते हैं, समग्रता भी कर सकते हैं, सीधा निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि पाल कला के दौरान कला के विविध रूपों को अभूतपूर्व विकास हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाल कला के ने उपलब्धियाँ बटोरी हैं। इसके कलात्मक अवशेष नेपाल, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी कलकत्ता, कला भवन जो है आपको काशी और वोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ये था पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था, इसमें कोई टेल नहीं था, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको सिंपल क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। अमूमन जो 80% या 70% भाग होता है वो आपको स्ट्रेट पाल कला की विशेषता है, और 20 से 30% आपको उसको टेल जोड़ दिया जाता है। तो टेल आपको, जैसे आप एक बार ये कर लेते हैं, तो टेल आपका बनाने का देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या पूछा जाता है। जैसे मौर्य कला पूछा जाता है, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके धार्मिक मतलब मौर्य कला का धार्मिक प्रभाव क्या है इसका उल्लेख करें। तो इस तरह से आपको टेल पूछा जाएगा, तो इसका भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो एक छोटा सा ये आपको सामने मॉडल आंसर था। इस तरह से आप अपने स्तर पर भी बहुत सारे नोट्स को देखिएगा, ऑनलाइन कंटेंट को भी देखिएगा, और उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी उसको एकत्र कीजिएगा, और फिर उसको आप स्वयं का अपनी भाषा में और अपना से प्रैक्टिस किया हुआ, अपना से नोट तैयार किया हुआ और उसको लिखा हुआ रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम का जब समय नज़दीक आ जाएगा तो 2 से 4 दिन में आप आराम से उसको रिवाइज कीजिएगा, और लिखने का अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि 22 से 25 मिनट के अंदर आपका हो जाए। इस तरह से और भी क्वेश्चन हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए लाते रहें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। Thank you very much.